बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो काइंडली मुझे फीडबैक दे दें। मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है, कोई किसी किस्म की इंटरप्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में। ओके। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, बेहतरीन आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। सो जेंटलमैन, आज हम जो अपना ऑडिटिंग पार्ट है उसका सेकेंड पार्ट आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। yesterday we discussed about some fundamentals of the audit। ठीक है, जिसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन कुछ हमने उसके ऊपर बात की। फिर जो कुछ मतलब मजीद उसकी एथिक्स की हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की। और जो ऑडिटर की कॉम्पिटेंस है, क्वालिफिकेशन है, या उसकी मतलब क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर हमने बात की। आई होप कि आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज किया होगा। और दूसरा है कि कल की जो क्लास थी वो भी मैंने एलएमएस में अपलोड कर दी थी। थोड़ा लेट हो गया मैं, बट ये कि आज मैंने कर दी थी। सो जिनमें टुडे लेट मी शेयर यू द एजेंडा पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, देन वी मूव फॉरवर्ड। जी, तो स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है, आप तक पहुंच रही है स्क्रीन? अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज है दैट इज विजिबल टू यू, टू ऑल ऑफ यू? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। मैसेज तो रिसीव हो गया है, लेट मी चेक दिस। चले, ठीक है। सो लेट्स मूव। तो जेंटलमैन, एज यूजुअल, फर्स्ट वी विल डिस्कस द एजेंडा पॉइंट्स। नंबर वन, आज बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है। पहली जो क्लास थी, कल जो हमने क्लास ली, उसमें हमने उसकी जो फंडामेंटल्स हैं कुछ उसको अंडरस्टैंड किया। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, कि जब आप ऑडिट कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिकली तो फिर किन किन चीज़ों को आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिस तरह हमने ऑडिट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि दिस इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है। सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, एविडेंस बेस्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा एजेंडा पॉइंट है दैट इज इनिशिएटिंग ऑडिट। कि आपने मतलब जब ऑडिट के प्रोसेस को समझ लिया, अब आप प्रैक्टिकली जब ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहला काम है उसको इनिशिएट करना। ठीक है। सो हाउ दैट इज डन, हाउ द ऑडिट इज इनिशिएटेड, वी विल डिस्कस इन फर्स्ट एजेंडा पॉइंट। उसके बाद हमारा जो सेकंड एजेंडा पॉइंट है दैट इज प्रिपेयरिंग ऑडिट एक्टिविटीज। क्योंकि जब आपने क्लाइंट की साइट के ऊपर टाइम स्पेंड करना है और ऑडिट करना है उसके पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, तो डिफरेंट एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म देयर। आपको वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करनी है। ठीक है ना। उनकी प्लानिंग कैसे होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक्चुअली जो वो एक्टिविटीज़ हैं आपने कंडक्ट कैसे करनी है। मसलन आपने इंटरव्यूज़ करने हैं लोगों के, आपने प्रोसीजरल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिव्यू करना है। उसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं जो आपने करने वाले होते हैं ऑडिट साइट के ऊपर। तो वो हम उसकी प्लानिंग, इनिशिएशन से लेके प्लानिंग, फिर एक्चुअली कंडक्ट, और देन प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी। और उसके बाद फिर जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपकी जो कंडक्ट ऑफ द ऑडिट की तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं, फाइनली फिर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी पड़ती है। ठीक है ना। वो कैसे होती है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे नहीं। हम कल की जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें बेसिकली हमारा कंप्लीट जो लेसन है वो इसी बात के ऊपर है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है। ठीक है ना।
फिर नंबर 5 पे कंप्लीटिंग ऑडिट, जब हम ऑडिट इवन आपकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार भी हो जाती है, टिल दैट टाइम आपको ऑडिट कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ मतलब है कि आपने कुछ काम करने होते हैं कंप्लीशन के लिए। वो कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग ऑडिट फॉलो अप। इवन कि आपको ऑडिट भी कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सम टाइम ऑडिटर्स जो होते हैं वो डेफर कर देते हैं किसी चीज़ को, एंड दे गिव द टाइम टू द ऑडिटी, कि ऑडिटी को थोड़ा टाइम दे दिया। अगर कोई कहीं पे मतलब उनको शक है कि सीरियस नेचर का इशू है, लेकिन जो क्लाइंट है या ऑडिटी है आपका, उसको उसका वर्जन ये है कि नहीं, ये इसमें हमारे पास कुछ एविडेंस मौजूद है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ऑडिटी को दें। ठीक है ना। और उसमें फिर जब आप उसको थोड़ा टाइम दे देते हैं तो उसको फॉलो अप भी आपने करना होता है। मसलन कोई ऐसी नॉन कन्फर्मिटी जो कि आप समझते हैं कि अगले 10 दिन, 15 दिन, महीना, हर महीना तो नहीं दिया जाता, इतना ही होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि उसमें ऑडिटी जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। देन यू होल्ड द रिपोर्ट। ठीक है ना, टिल द टाइम कि आप उसको ऑडिटी को टाइम देते हैं, और अगर वो इम्प्रूव कर लेता है और आपको उसकी सबमिशन करवा देता है उस एक्टिविटी की, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन या नॉन कंफर्मिटी फाइंड आउट की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है ना, ऑडिट फाइंडिंग्स, और फिर देन फाइनली ऑडिट फाइंडिंग आप अपनी लिख देते हैं, लेकिन कंक्लूजन इवन आप अनाउंस कर देते हैं, बट यू होल्ड टिल द टाइम कि अगर ऑडिटी मतलब इस चीज़ पे है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि हम इसको इस पॉइंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, देन यू शुड गिव द चांस। ठीक है ना, तो फॉलो अप में यही चीज़ें की जाती हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो जिनमें मतलब ऑडिट का अगर हम देखें कि मतलब इसको हमने इनिशिएट कैसे करना है, तो इनिशिएट करने के लिए अब जो स्टेप्स हमने लेने होते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। So, responsibility first, you should be clear about that who is the responsible for whole the audit conduct. The responsibility for conducting the audit should remain with the assigned audit team leader until the audit is completed. ठीक है जी। अगर एक ऑडिटर है तो फिर वही टीम लीडर है, उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो एक टीम है, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उसमें से जो सीनियर लीडर होगा उनका, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल एक्टिविटी टिल द टाइम ऑडिट इज कंप्लीटेड। ये क्राइटेरिया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, उसके बाद आप क्या स्टार्ट करते हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी। देन यू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द ऑडिटी। एज ए ऑडिटर, एज ए टीम लीडर, आप अपने ऑडिटी के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं। द ऑडिट टीम लीडर should ensure that contact is made with the auditee to confirm communication channels with the auditee's representative। ठीक है, क्योंकि आपने ऑडिटी के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना होता है, तो उसके साथ आप एक कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं बिफोर कमिंग फिजिकली ऑन द साइट। ठीक है, कि आपका और उनका कम्युनिकेशन ईमेल के जरिए होगा, मोबाइल फ़ोन के जरिए होगा, या मतलब है कि कोई लेटर होगा, या किस टाइप का कम्युनिकेशन आप अपने ऑडिटी के साथ करेंगे। ठीक है ना, या उसका जो असाइंड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अमूमन यही होता है ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट खुद तो मतलब नहीं ना वहाँ पे होती, वो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना कॉन्टैक्ट पर्सन जिसको कहते हैं वो असाइन कर देते हैं, जिनके साथ वो जो ऑडिट टीम है वो इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहती है। क्योंकि ड्यूरिंग ऑडिट मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको करनी होती हैं। उस साइट से आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए आपको उस फर्म के अंदर जहाँ पे आप ऑडिट करने जा रहे हैं एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए ऑडिटी के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन डेवलप करना इम्पोर्टेंट होता है। कंफर्म द अथॉरिटी टू कंडक्ट द ऑडिट। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी। अब देखिए, जब आपकी फर्म ने जिसने ऑडिट करवाना है, जब उस ऑडिट फर्म को जो ऑडिट कर रही है उनको जब लेटर लिखा, तो फिर वो ऑडिट फर्म ने
कोई मतलब है कि उनके रिस्पांस में कम्युनिकेशन की, फिर वो मतलब जिसने ऑडिट करवाना है ऑडिटी ने उनको कोई अथॉरिटी दी, लेटर ऑथराइज लेटर दिया कि जी ये अथॉरिटी है दैट यू वी आर इनवाइटिंग यू टू कम टू अवर साइट एंड टू हैव ए ऑडिट ऑफ दिस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो वो अथॉरिटी लेटर ऑडिटी के साथ मतलब ऑडिटर के पास होता है, और वो उसको कंफर्म किया जाता है कि इसी मतलब साइट का हमने ऑडिट करना है, ये स्कोप है, और इसी के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कंपनीज के दरमियान में तय हुई होती हैं उसको एक दफ़ा कंफर्मेशन की जाती है। प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, क्राइटेरिया, मेथड एंड ऑडिट टीम कंपोजिशन इंक्लूडिंग एनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो जो ऑडिट टीम लीडर होता है वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस करता है उस ऑडिटी के साथ, ठीक है। स्कोप डिस्कस करता है, क्राइटेरिया डिस्कस करता है, मेथड्स क्या होगा ऑडिट का, मतलब उसमें आपने फिजिकल विजिट करना है नहीं करना, आपने इंटरव्यूज करने हैं नहीं करने, आपने जो है वो मतलब और कोई मेथोडोलॉजी ऑडिट की जो यूज़ करनी है, तो वो मतलब कोई सैम्पलिंग करनी है, तो ऑडिट वो जो मेथोडोलॉजी है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा आपकी जो टीम कंपोजिशन होती है, अगर आपकी टीम है एक 3 या 4 लोग हैं 5 लोग हैं, उसकी कंपोजिशन भी आप ऑडिटी के साथ डिस्कस कर लेते हैं इंक्लूडिंग एनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स। समटाइम ये भी होता है कि आपकी टीम में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल होता है, तो उसका उसको भी आप मतलब है कि इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने ऑडिटी के साथ। रिक्वेस्ट एक्सेस टू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग पर्पस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज the organization has identified and how they are addressed, ठीक है ना। तो आप मतलब है कि जैसे कि हमने तमाम मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है ना। रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है कि प्रिवेंशन ऑफ द हैजर्ड्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द हैजर्ड्स कैसे मुमकिन हो सकती है कि अगर उस उन साइट्स की रिस्क असेसमेंट परफॉर्म हुई हुई हो, अगर क्वालिटी की है तो क्वालिटी की रिस्क असेसमेंट हो, अगर इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है तो लाइफ साइकिल लाइफ जो एलसीए हमने की थी लाइफ साइकिल असेसमेंट वो, इसी तरह फूड सेफ्टी की है तो वो HACCP जो है हैजर्ड असेसमेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू उसकी पूरी असेसमेंट, और क्लास 4 के मुताबिक तमाम जो रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स, उनकी असेसमेंट हुई होनी चाहिए। और अगर वो आप सबसे पहले वो रिपोर्ट अपने मतलब ऑडिटी से मंगवाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस्म के नेचर ऑफ हैजर्ड्स या रिस्क मौजूद हैं, क्योंकि जब आपने ऑन ग्राउंड काम करना है तो फिर अगर आपको आइडिया नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कि उसमें बेसिकली किस किस्म के हैजर्ड्स या रिस्क मौजूद हैं, तो आप फिर उस मतलब उसके मुताबिक क्राइटेरिया के मुताबिक उसको फुलफिल नहीं कर सकोगे, फिर आप हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन ही करते रहोगे उन 3-4 दिनों में, ठीक है ना। तो ये रिस्क असेसमेंट आप रिक्वेस्ट करते हैं अपनी ऑडिटी से, फिर डिटरमिन अप्लीकेबिलिटी स्टैचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रेलेवेंट टू द एक्टिविटीज प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑडिटी। फिर आप ये कंफर्म करते हैं कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं इसके ऊपर किस किस्म के गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपने एज ए ऑडिटर करनी होती है, ठीक है ना। टफ काम होता है ऑडिट करना, आसान नहीं होता, मतलब आपको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। तो जब आप उस कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं ऑडिटी का, जब ये चीज़ें उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप मंगवाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को वगैरह डिस्कस करते हैं, तो रिस्क असेसमेंट भी आप उनसे मंगवाते हैं अपनी इनिशियल जो प्रीवियस लेटेस्ट होती है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। या उनसे आप डिटेल मांग सकते हैं कि आपने क्या आइडेंटिफिकेशन की हुई है अपनी जो है मतलब जो रेगुलेटरी आपके ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं इस मुल्क के, वो उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दें ताकि आपको पता हो। अब देखें ना, अगर कोई केमिकल फर्म है उसमें किसी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो केमिकल से रिलेटेड कोई अथॉरिटी अगर वहाँ पे मौजूद है उस मुल्क में और उनकी कोई लेजिस्लेशन मौजूद है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे EPA के जो लाज हैं उनका, या फूड सेफ्टी से रिलेटेड अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो फूड से रिलेटेड जो उस कंपनी के ऊपर जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं जिस लेवल की एप्लीकेबिलिटी होती है
वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज की उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको करनी चाहिए एज ए टीम लीडर। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, कंफर्म द एग्रीमेंट विद द ऑडिटी रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ द डिस्क्लोजर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भी कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है अपने ऑडिटी के साथ एज ए ऑडिटर, कि आप चूंकि आपको एक्सेस होगी ना उस कंपनी की जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक आपको एक्सेस होगी, वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, क्योंकि वहीं से आपने ऑडिट करना है। तो आप कंपनी के साथ, ऑडिटी के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस हद तक ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। मतलब उसमें जो उस कंपनी का जो भी रूल है, पॉलिसी है, उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है। मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ऑडिट इंक्लूडिंग द स्केड्यूल। ठीक है। इसी तरह आप फिर जो भी ऑडिट आपने करना है उसके लिए मुकम्मल अरेंजमेंट्स आप डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑडिटी के साथ। स्केड्यूल के जी, आपने सुबह कितने बजे स्टार्ट लेना है, कितने बजे कौन सी एक्टिविटी करनी है, दिन को क्या करना है, सेकंड टाइम में क्या करना है, डॉक्यूमेंट रिव्यू कब करने हैं, इंटरव्यूज कब करने हैं, वो पूरा आपका ऑडिट स्केड्यूल बनता है। ठीक है। उसमें आपकी पूरा वो हर हर एक टाइम उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप, लेट्स से यू हैव टू स्टार्ट एट 9 AM, तो एट 10 AM यू विल स्टार्ट रिव्यूइंग दी फ्ला डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने रिव्यू करने हैं। फिर उसके बाद आपने कोई ऑब्जर्वेशन करनी है फिजिकल, तो आप उस साइट पे चले जाते हैं। अगर कहीं पे कोई आपने मतलब है कि इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने हैं, तो उसका भी एक एक जनरल स्केड्यूल आप बना लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है उस स्केड्यूल को फॉलो करें। लेकिन ये कि उस स्केड्यूल का मकसद ये होता है कि आप टाइमली तमाम एक्टिविटीज को मुकम्मल कर सकें, क्योंकि उसमें आपने रिपोर्ट भी तो बनानी होती है ना। मतलब आपने प्लानिंग भी शेयर करनी है, फिर उसके बाद आपने ओपनिंग मीटिंग भी करनी है अपने ऑडिटी के साथ। ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पे स्टेशन भी होना है, और अपनी जो भी एक्टिविटीज उस दिन में आपने मुकम्मल करनी है। उसके बाद आपने सेकंड एक्टिविटीज भी स्टार्ट करनी है, तो वो सारी प्लानिंग आप डिस्कस कर लेते हैं अपनी ऑडिटी के साथ। डिटरमिन एनी लोकेशन स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स फॉर एक्सेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अदर। ये भी इनिशिएशन के दौरान में ही ऑडिटर जो है वो ऑडिटी के साथ तय कर लेता है कि अगर आप मतलब उनकी साइट के ऊपर जहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह तो नहीं हो जो आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए। मतलब आपने ज़ाहिर है फिजिकल विजिट भी करना होगा, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है वहाँ पे कोई रिस्क हो, वो आपने कंपनी ने आपको ना बताया और आप अनजाने में उस रिस्क का शिकार हो जाए, या उस मतलब कहीं पे वो कोई इस किस्म की डस्ट हो, गैशियस सिचुएशन हो कि आप मुस्तकिल डिजीज हो जाए खुदा न खास्ता आपको। तो इसलिए अपनी लोकेशन स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट्स हैं, किस डिपार्टमेंट को आपने जब एक्सेस करना है, कई जगहों पे आपने देखा होगा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा होता है और उसको सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे अगर आपने एक्सेस करनी है, तो बिफोर टाइम उसकी एक्सेस की अप्रूवल वगैरह, क्योंकि कंपनीज के अंदर रूल्स होते हैं ना कि अगर आपने किसी एक मतलब है कि लिमिटेड एरिया की एक्सेस लेनी है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका थोड़ा वेट करना पड़ता है, देन वो आपको एक्सेस ग्रांट होती है। ठीक है ना। तो वो बिफोर हैंड आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है। इसी तरह अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी वगैरह, कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से चोरी ना हो जाएं, आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो मतलब सेफ हैं, सेफ रहें, आपको कोई लॉक एंड की वाली कैबिनेट मिले, कोई मतलब है कि जहाँ पे आप बैठे हैं अपनी टीम के साथ, वो पुरस्कून जगह हो। अमूमन तो यही होता है कि ऑडिटर को बेहतरीन जगह प्रोवाइड की जाती है कंपनीज की तरफ से। agree on the attendance of the observers and the need for guides or interpreters of the auditive। अब ये भी सिचुएशन होती है कि मतलब ऑब्जर्वर जो होता है वो भी आपके साथ अटैच किया जा सकता है ऑडिटी की तरफ से। ठीक है ना। मतलब ऑडिटी और आपके साथ अगर एक एग्रीमेंट हो जाए, मतलब आप एग्री कर जाए इस चीज़ के ऊपर कि वो जो ऑडिटी का एक कोई भी अपॉइंटेड पर्सन एज ए ऑब्जर्वर आपकी टीम के साथ अटैच हो जाए, अगर आप अलाउ करते हैं तो वो हो जाएगा। ठीक है। एंड नीड फॉर द गाइड्स और इंटरप्रेटर्स फॉर द ऑडिट टीम। इसी तरह अगर आपको किसी गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जिस कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हैं,
आप हो सकता है वहाँ पे पहले ना आए हो, आपको उनका जो फिजिकल लेआउट है उसका आइडिया ही ना हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है, मेंटेनेंस कहाँ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, कितने बजे कौन सा डिपार्टमेंट ओपन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी मसाइल होते हैं, तो उसके लिए गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। या कोई दूसरी लैंग्वेज के लिए आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ गई है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में आप ऑडिट कर रहे हैं और आपकी लैंग्वेज वो लोग नहीं समझते, तो फिर आपको लोकल इंटरप्रेटर वहाँ पे रखना पड़ता है अपने साथ, ठीक है ना। डिटरमिन एनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और रिस्क टू द ऑडिटिंग इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक ऑडिट, ठीक है। मतलब अगर कोई रिस्क ऑडिटी इज कंसर्न और रिस्क टू द ऑडिटी इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक ऑडिट, अगर आपके ऑडिट एक्टिविटीज की वजह से कहीं कोई रिस्क ऑडिटिंग के लिए तो नहीं है, ये भी देखना होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इस पे बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप अपनी जो टीम लेके आए हैं, ठीक है, टीम में कोई बंदा ज्यादा वसीला है, वो मतलब है कि ऑडिटिंग की किसी टीम मेंबर के साथ लड़ झगड़ पड़ता है, तो ये वायलेंस आता, मतलब ये एक रिस्क है आपकी टीम की तरफ से उस ऑडिटिंग के लिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसको पहले डिटरमाइन कर लें। रिजॉल्व इश्यूज रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम विद द ऑडिटी और ऑडिट क्लाइंट, ठीक है जी। अगर मतलब आपने टीम की कंपोजिशन में आपके ऑडिटी को कोई ऑब्जेक्शन है, या मतलब वो कोई इंक्लूड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उनके साथ बैठ के इस चीज़ को तय कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब है कि इनिशिएशन के बाद सेकंड पॉइंट आता है डिटर्मिनिंग फिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिट, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि जो ऑडिट आप कंडक्ट करने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है, और वो फिजिबल कैसे नजर आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस ऑडिट की फिजिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये ऑडिटेबल फर्म है, और यहाँ पे मतलब और इसका ऑडिट किया जा सकता है। द फिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिट शुड बी डिटरमिन्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट द ऑडिट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ठीक है ना। मतलब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपने चीज़ें चेक करनी है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, पूरी क्लॉजेस चेक करनी है, लेकिन वहाँ पे तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, तो वो फिर मतलब है कि वो फिजिबिलिटी तो नहीं बनेगी ना ऑडिट की। द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिबिलिटी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन फैक्टर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग sufficient appropriate information for planning and conducting the audit, ठीक है। मतलब जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने ऑडिट प्रोसेस की ऑडिटी के साथ जब मिलके, तो उसमें आपको उनने मुनासिब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। मसलन आपने बैठना कहाँ पे है, ठीक है, आपके साथ कोई गाइड होगा नहीं होगा, ठीक है, आपको जो है मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है, अथॉरिटी लेटर आपका एक्सचेंज हो गया है, ठीक है ना, एडिकेट कोऑपरेशन फ्रॉम दी ऑडिटी, ठीक है। अब अगर आपको ऑडिटी आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है एज ए टीम लीडर या एज ए ऑडिटर, तो वो फिर फिजिबल फिजिबल तो नहीं होगा ना ऑडिट, उसमें फिर आप मतलब पोलाइटली उसको अपनी फर्म को रिफ्यूज कर सकते हैं कि जी ये फिजिबल नहीं है ऑडिट। और बाज़ का ऐसा होता है कि ऑडिट के दौरान में कोई बड़ा हादसा हो जाता है उस कंपनी में, है ना, इन दैट केस भी आपको डेफर करना पड़ता है उसको, क्योंकि एट दैट टाइम वो फिजिबल नहीं होता। एडिकेट टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर कनेक्टिंग द ऑडिट, मतलब अब जाहिर है जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को कॉल करना होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना होता है, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को देखना है ना, अपने जितने प्रोसीजर्स हैं उनकी उनको रिव्यू करना है। तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर किसी प्रोडक्शन मैनेजर को आपने कहना है जी कि मुझे प्रोडक्शन के प्रोसीजर ला के दिखाओ, ठीक है ना, तो वो स्पेशल टाइम निकालेगा ना। तो ये चीज़ें आप बिफोर कंडक्ट ऑफ द ऑडिट तय कर लेते हैं कि मतलब उनके पास इन इतना टाइम मौजूद हो कि वो आपको दे सके, और आप उसके मुताबिक फिर एक फ्री माइंड होके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। Note, resources include access to adequate and appropriate information and communication technology, ठीक है ना। Where the audit is not feasible, an alternative should be proposed to the audit client as in agreement with the auditee, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, अचानक उस फर्म में आपने ऑडिट शुरू किया, एक दिन कंप्लीट हुआ, 3 दिन का ऑडिट था, दूसरे दिन वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा हो गया, कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में आप अपना ऑडिट तो जारी नहीं कर सकेंगे ना। मतलब फिर वो आप ऑडिटी के साथ मिलके इस चीज़ को तय करते हैं कि चूंकि अब ऑडिट इस सिचुएशन में फिजिबल नहीं रहा, तो इसको डेफर किया जाए फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन, उसके साथ आप
अपनी ऑडिटी के साथ मिलके ये एग्री करते हैं। ठीक है। अब आप ऑडिट की एक्टिविटीज को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। आप एक्चुअल जो ऑडिट है आपका, मतलब पहले तो आप साइट स्पेसिफिक और जो फॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कम्युनिकेशन चैनल, ऑडिट की फिजिबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप आ जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर। जो ऑडिट की एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक्टिविटीज़ में आपका पहला जो टास्क होता है वो परफॉर्मिंग रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। आप जब पहले दिन वहाँ पे मतलब बैठेंगे अपनी एरिया में, तो सबसे पहला आप यही काम करेंगे। बल्कि ये तो ये भी होता है कि बिफोर अराइविंग ऑन द साइट, आजकल चूंकि ईमेलिंग है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट ऑडिटर के आने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑडिटर को पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि वो उसके उससे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, गैदर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द ऑडिटीज operations and to prepare audit activities and applicable audit work documents, for example on processes, functions, etc. मतलब वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स की का रिव्यू करते हैं, प्रोसीजर्स का। मतलब जो आपने चेक लिस्ट बनाई हुई है उसके मुताबिक, जैसे रिस्क असेसमेंट है, ठीक है ना, मेन मेन डॉक्यूमेंट आप उससे मंगवाते हैं ना अपने ऑडिटी से, तो उससे आपको फिर अपने ऑडिट की जो प्लानिंग है उसके लिए आसानी हो जाती है। आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं उसके लिए आपको हो सकता है मतलब कोई डॉक्यूमेंट आप पहले ही रिव्यू कर लें, ठीक है, ऑडिट के दौरान में, कंडक्ट आपके ऑडिट के दौरान में उसकी जरूरत ना पड़े आपको, और उससे आपका टाइम बच जाए। Establish an overview of the extent of the documented information to determine possible conformity to the audit criteria and determine possible areas of concern such as deficiencies, omissions or conflicts। ठीक है। जब आप मतलब है कि डॉक्यूमेंटेड रिव्यू करते हैं स्टार्ट में, अभी आपने फिजिकल ऑडिट नहीं स्टार्ट किया, मतलब अभी आप सिर्फ डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे हैं जो कि क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं ऑडिटी ने। ठीक है ना। अब उन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू से भी आप जो कि ऑडिटर हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जब अपने क्राइटेरिया के साथ उसको मैच करते हैं तो आपको कुछ जनरल एक ओवरव्यू बन जाता है कि कहीं पे कोई मेजर नॉन कंफर्मिटी होने का चांस तो नहीं है। मतलब वहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने मतलब एक उनको कहा जी इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर हमें जमा कराएं अपना, यहाँ दें हमें रिव्यू के लिए, उन्होंने नहीं दिया आपको। दैट मीन्स के वो पॉसिबली वो डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है या तैयार नहीं है, या जो भी है वो फिर नॉन कंफर्मिटी में आएगा। ठीक है। तो क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप मतलब इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी यहाँ पे लैकिंग है, कितना यहाँ पे जो है वो ऑडिट की जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं या जो ऑडिट का क्राइटेरिया है कितना उसको फुलफिल किया गया। जी, ऑडिट प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर एक तो रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है। आप की जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने जब किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जो ऑडिटी है इन्होंने रिस्क बेस्ड अप्रोच यानी प्रिवेंशन को अहमियत दी है, या ये वेट करते रहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए फिर उसके बाद, यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा है या प्रिवेंशन कंट्रोल वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली आपकी रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। द ऑडिट टीम लीडर शुड अडॉप्ट ए रिस्क बेस्ड अप्रोच टू प्लानिंग द ऑडिट based on the information in the audit program and the documented information provided by the auditee. Audit planning should consider the risks of the audit activities on the auditee's processes and provide the basis for the agreement among the audit client. Audit team and the auditee regarding the conduct of the audit planning should facilitate the efficient scheduling and coordination of the audit activities in order to achieve the objectives effectively। ठीक है जी। अब मतलब है कि ऑडिट में मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको यही होता है ना कि आपने जो उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर जो दिया हुआ क्राइटेरिया है उसको मीट करना होता है, वो बेसिकली आपके मतलब क्राइटेरिया। लेकिन उसमें आपने फिर ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं जी कि पहले दिन हम इतने इस क्लॉज का ऑडिट कर लेंगे, ठीक है ना, और ये चीज़ें हम चेक कर लेंगे। दूसरे दिन हम ये वाली चीज़ें चेक कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तीसरे दिन हम इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, फिजिकल विजिट कर लेंगे।
वट एवर जो भी आपका स्केड्यूल है वो आप डिसाइड करते हैं, मतलब ऑडिटी के साथ भी, बल्कि आप प्लान करते हैं और उसके बाद ऑडिटी को शेयर करते हैं अपना स्केड्यूल। ठीक है, अगर ऑडिटी को कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता है तो जो आपकी ओपनिंग मीटिंग होती है उसके अंदर वो उसको दूर किया जाता है। जैसे पीछे हम बात कर चुके हैं कि आपकी टीम के अंदर कोई अगर उनको ऑब्जेक्शन है आपकी टीम के अंदर किसी मेंबर के ऊपर, देन दे आस्क यू, देन ये कैन आस्क यू कि इसको रिप्लेस करें। मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वो कर लेते हैं आप, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट प्लानिंग जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल होनी चाहिए। ऑडिट प्लानिंग शुड एड्रेस और रेफरेंस द फॉलोइंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्लानिंग के बीच में आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिटरमिन होने चाहिए। द ऑडिट स्कोप इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन एज वेल एज प्रोसेसेस टू बी ऑडिटेड। ठीक है ना, मतलब ऑडिट स्कोप आपने देखना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑडिट स्कोप क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे आप उस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ओवरव्यू जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिप्शन, जिसको लेआउट कहते हैं, या फिजिकल कंडीशन उसकी कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे वाक़या है, किस एरिया में है, कितने रकबे पे है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसके अंदर, और उसके मतलब अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कहीं पे स्टोरेज हो रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, प्लानिंग के दौरान में ये चीज डिटरमिन करते हैं आप। द ऑडिट क्राइटेरिया एंड एनी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। आपका अपना ऑडिट क्राइटेरिया जब आप डिटरमिन करते हैं तो वो आपके प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी चीज़ है। The location, physical and virtual dates, expected time and duration of the audit activities to be conducted, including meeting with the auditor's management. The location मतलब आप जब ऑडिट कर रहे हैं, ये फिजिकल ऑडिट करना है यानी ऑन ग्राउंड उस फर्म के अंदर आपने ऑडिट करना है, या वर्चुअल करना है, ये भी आप अपनी प्लानिंग के अंदर मेंशन करते हैं कि ऑडिट ये फिजिकल ऑडिट है या वर्चुअल ऑडिट है। ठीक है ना, और इसके अलावा आप की जो मीटिंग होनी है ऑडिटी के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ, उसको भी अपनी प्लानिंग के अंदर शामिल करते हैं। द नीड फॉर द ऑडिट टीम टू फेमराइज देमसेल्फ विद द ऑडिटीज फैसिलिटीज एंड प्रोसेसेस बाय कंडक्टिंग ए टूर ऑफ फिजिकल लोकेशन। ठीक है ना, अब ये भी प्लानिंग के अंदर ये चीज देखें ना, बिफोर हैंड आप ये चीजें अगर कर लें ये सारी, तो ऑन ग्राउंड आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मसलन अगर आप अवेयर नहीं है ऑडिटी के पूरे मतलब उसकी फिजिकल लोकेशन के साथ, आपने वहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है ना, तो आप अपने ऑडिटी के साथ मिल के तय कर लेते हैं कि क्या हमारी नीड है इस चीज़ की, कि हमें पहले एक टूर करवाया जाए उस कंपनी का, ताकि उस कंपनी के एक जनरल ओवरव्यू हमारे सामने हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है वो एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये प्लानिंग के अंदर आप शामिल करते हैं। द ऑडिट मेथड्स टू बी यूज्ड इंक्लूडिंग द एक्सटेंट टू विच ऑडिट सैम्पलिंग इज नीडेड टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना, ऑडिट मेथड आप मेथडोलॉजी जो है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपका क्राइटेरिया एक चीज़ को मीट करने के लिए मतलब रिक्वायर्ड है कि वो सारे जो इक्विपमेंट मौजूद हैं वहाँ पे आप उनको वन बाय वन चेक करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आप सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है ना, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो इस बारे में आप अपने प्लान के अंदर ऑलरेडी इस चीज़ को शामिल कर लेते हैं और ऑडिटी के साथ इसको डिस्कस करके इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको फलां फलां नंबर के सैंपल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। The role and responsibilities of the audit team members as well as guides and observer are interpreter। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये अभी आपकी प्लानिंग में चीज़ें शामिल हो रही हैं सारी कि तमाम जो मेंबर हैं आपकी टीम के, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम लीडर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कोई और मेंबर है, मसलन किसी मेंबर ने डॉक्यूमेंट रिव्यू का टास्क आपने दिया होगा कि वो फलां डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा, किसी मेंबर को आपने टास्क दिया होगा जी कि वो उसके पास चेकलिस्टें होंगी, वो फिजिकल इंस्पेक्शंस करेगा जाके, और चेकलिस्टें मतलब कोई ऐसा है जो नॉन कन्फर्मिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, कोई ऐसा होगा जो कि मतलब इंटरव्यू कंडक्ट करेगा
पॉसिबल है ना, मतलब आपने हो सकता है इंटरव्यू कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी हो सकता है किसी मेंबर को अलॉट करनी हो आपने। तो ये चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर शामिल कर ली जाती हैं। अच्छा, ये जो ऑडिट की टेक्निक या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपने जेहन में रखना है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये ऑडिट मतलब है कि जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकता है जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बाहर से तो नहीं आए ना ऑडिट करने के लिए। तो आप, लेकिन ये जो ऑडिट है एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब है कि जब आप एज ए लीड ऑडिटर परफॉर्म करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंटरनली ऑडिट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको स्किप करनी पड़ती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। The allocation of the appropriate resources and based upon consideration of the risk and opportunities related to the activities that are to be audited, ठीक है ना। appropriate resources, मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं पे अपनी फैक्ट्री का विजिट करना है, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए उस कंपनी ने अरेंज करना है, ठीक है ना। या रिस्क और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मतलब कोई कंसिडरेशन है, यानी आप मे बी ऐसे एरिया में जहाँ पे एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आपको एक्सेस अगर ना मिली ऑन दैट टाइम, अगर आपने, जब आप फिजिकल विजिट के दौरान में वहाँ पे जाएंगे, तो अचानक हो सकता है आपको यहाँ वहाँ पे एक्सेस ना मिले। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो स्केजुअल एक्टिविटी जो है उसमें खलल पड़ेगा और आपका स्केजुअल पीछे चला जाएगा। ये एक ऑडिट रिस्क होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बिफोर हैंड अपनी प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आप वो क्या कर लेते हैं, उनको प्लान करके इनकी मतलब इनका सोल्यूशन कर लेते हैं, ताकि ऑन द डे ऑफ द ऑडिट जब आप ऑडिट कर रहे हो तो इस तरह की कोई सिचुएशन ऐसी जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है जी। आगे कौन सा टॉपिक है जी? असाइनिंग वर्क टू द ऑडिट टीम, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं प्लानिंग की चीज़ें। आप इंशाल्लाह ताला मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपको भेजूंगा और रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी, इसको रीड कीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, लेकिन ये करनी पड़ती हैं सारी ऑडिट के दौरान में, कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, ये प्लानिंग का पार्ट है हमारा, ठीक है ना। तो जिनमें अभी हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं कि मैं भी थोड़ा सा 5 एक मिनट रेस्ट कर लूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम आफ्टर 5 मिनट्स जो हैं वो दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो क्लास को मेरा ख्याल है मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद, 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, ठीक है जी। ये क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ताकि छोटे छोटे पार्ट में ना ये फिर रिकॉर्डिंग ज़रा प्रॉपर हो जाएगी, वरना फिर वो लेंथी रिकॉर्डिंग हो, बड़ा टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, मैं इसको अब स्टॉप करने लगा हूँ, और आफ्टर 5 मिनट्स या 7 मिनट्स जब तक ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है, तब तक उसके बाद फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड सेशन में।